रचना हमारे घर के पास ही रहती थी और मेरे साथ ही हमारी गाड़ी में कॉलेज आती जाती थी। एक दिन छुट्टी के टाइम माँ का फ़ोन आया कि ड्राइवर किसी काम से छुट्टी पर चला गया है। तुम रचना के साथ रिक्शे में घर आ जाओ। स्टॉप पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद रचना बोली, निशा कोई रिक्शा तो आता नहीं दिखाई दे रहा, चलो बस में चलते हैं। उसी समय हमारे मतलब की बस भी आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जल्दी से इसमें चढ़ जाओ वरना दूसरी बस घंटा भर बाद में मिलेगी। यूं हम दोनों बस में सवार हो गए। हमारे कॉलेज की और भी लड़कियां इस बस में सवार थी। भीड़ की वजह से हम दोनों को सीट न मिली, इसलिए खड़े होकर छत का डंडा पकड़े हुए थे। मुझे इस तरह यात्रा करने का कोई अनुभव तो था नहीं, इसलिए अपना बैलेंस मेंटेन रखना मुश्किल हो रहा था। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो 3 लड़के लेडीज कैबिन के दरवाजे से इधर सवार हुए और हमारे पीछे खड़े हो गए। हमें बहुत बुरा लगा। 2-3 बार कंडक्टर ने उनसे कहा कि ये लेडीज कैबिन है, आप लोग जेंट्स हिस्से में जाएं, मगर वो टस से मस ना हुए बल्कि धमकियां देने लगे कि तुम जानते नहीं हम कौन हैं, हम इस शहर के राजा हैं राजा। ज्यादा बात की तो गाड़ी से उतार कर तुम्हारी पिटाई करेंगे। डर के मारे मैं तो कांप रही थी। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी रोक कर उन लड़कों से कहा, तुम लोग लेडीज साइड से उतर जाओ वरना मैं बस नहीं चलाऊंगा। ये सुनते ही वो तीनों ड्राइवर पर झपटे और उसे बुरी तरह से पीटने लगे। मैं तो डर से कांप रही थी और उस टाइम को कोस रही थी जब रचना के कहने पर बस में सवार हुई थी। ये सिलसिला जाने कब तक जारी रहता कि भीड़ में से एक नौजवान निकला और तीनों लड़कों पर बिजली की तरह गिरा। उसने इन तीनों की ऐसी पिटाई की कि वो भाग निकले। इससे पहले कि लोगों को लड़ाई का कारण पता चलता, हम दोनों बस से उतरकर रिक्शे में सवार हो गए। घर आकर भी मैं परेशान थी। माँ ने वजह पूछी मगर मैंने इस घटना का जिक्र न किया। दिन बीतते गए मगर मेरे दिमाग में उस नौजवान का ख्याल न निकला जिसने हम उन आवारा लड़कों का दिमाग ठिकाने लगाया था। उस हादसे को 3 महीने बीत गए। कॉलेज के ट्रिप पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हुआ। हम सब बहुत खुश थे, सबने खूब एंजॉय किया। तभी अचानक मेरी नज़र सामने से आते नौजवान पर पड़ी। ये वही लड़का था। मैं उसे देखने लगी। ये कहाँ से आ गया? ऊंचा लंबा गोरी रंगत, वो अकेला था। मैंने रचना से कहा कि ये वही है ना? वो बोली, हाँ वही लगता है, चलो इसको धन्यवाद कहते हैं। नहीं भाई, भगवान जाने कौन है। मगर रचना ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। वो बोल्ड लड़की थी। उसने बातचीत की शुरुआत हेलो से की मगर लड़के ने हेलो का जवाब नहीं दिया। साफ जाहिर था कि वो बात नहीं करना चाहता या उसने हमें पहचाना ही नहीं था। उसके इग्नोर करने पर मेरी सहेली का मुंह उतर गया तो मैं आगे बढ़ी और उसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उस लड़के को हेलो किया और हैरान रह गई कि उसने मेरे हेलो का जवाब बड़े प्यार से दिया था। मैं बात बढ़ाने की हिम्मत ना कर सकी। तभी रचना ने बात शुरू की। बोली, दरअसल हम आपका धन्यवाद करना चाहते थे। उस दिन आपने हमारी वजह से लड़ाई हुई थी आपकी और आपने उन बदमाशों को मार भगाया था। मैं आपका धन्यवाद स्वीकार करता अगर मैं वो होता तो। आपको गलत फहमी हुई है, मैंने किसी की खातिर लड़ाई नहीं की। उसका जवाब सुनकर हम दोनों चुप रह गए। उस दिन आप ही थे? मगर रचना ने हिम्मत करके उसका नाम पूछ लिया। तब उसने अजीब सा नाम बताया, अनाथ। लड़कियां बस में सवार हो रही थी, हमें भी जाना था। तभी बस चल पड़ी। मैं पूरे रास्ते में रचना से कहती रही कि ये वही इंसान था और वो कहती कि ये वो नहीं था, हमें गलत फहमी हुई है। अगर वो होता तो उसे ये मानने में क्या प्रॉब्लम थी। दिन गुजरते गए, हमारे पेपर्स शुरू हो गए। मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी। पेपर ख़त्म हुए। घर में कुछ परेशानी थी क्योंकि पापा की रिटायरमेंट करीब थी और वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि मेरे साथ फैक्ट्री में पार्टनर बन जाओ। पापा ने सोचा कि बिजनेस तो करना ही है। यूं वो बिजनेस की तरफ आ गए। शुरू में काफ़ी परेशानी रही लेकिन फिर बिजनेस आखिरकार चल पड़ा और कमाई का दरवाज़ा खुल गया। पापा अब अपना पूरा समय बिजनेस को देते। कुछ समय बाद उनके पार्टनर ने बेंगलोर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया और पूरा बिजनेस मेरे पापा के हवाले कर गए। अब उन्हें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत थी, इसलिए वो मेरे भाई साहिर को साथ ले जाने लगे ताकि वो भी कुछ बिजनेस के गुण सीख ले। एक दिन अचानक हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फैक्ट्री से घर आते हुए मेरे जान से प्यारे भाई को गुंडों ने घेर लिया। उन्होंने काफ़ी पैसों की मांग की जो वो ना दे सका। उन्होंने बेरहमी से भाई को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और गोली मारकर सड़क पर फेंक गए। पापा बिजनेस के सिलसिले में बैंकॉक गए हुए थे। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि भाई का ऑपरेशन हो रहा है। तब डॉक्टर साहब बाहर आए तो दिल धक धक करने लगा। उन्होंने तसल्ली दी कि गोली टांग में लगी है और हालत खतरे से बाहर है। शुक्रिया कीजिए उस इंसान का जिसने आपके भाई को जख्मी हालत में देखा तो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वरना ज़्यादा खून बह जाने से जान भी जा सकती थी। जब हम अंदर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि जान बचाने वाला वही इंसान था
जिसका हमने पिकनिक पॉइंट पर धन्यवाद किया था। माँ की हालत तो अभी तक नहीं संभली थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था। भैया को होश आ चुका था। उन्होंने माँ को तसल्ली दी कि अब मेरी हालत ठीक है, भगवान ने बड़ा करम किया है। फिर उस लड़के का पूछा जो उन्हें हॉस्पिटल लाया था। माँ ने उसे अंदर बुलाकर नाम पूछा। अनाथ, उसने जवाब दिया। उसके नाम को अनदेखा करते हुए माँ ने उसे बहुत दुआएं दी। बेटा, तुम्हारा हम पर बड़ा एहसान है कि तुमने मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचाकर इसका जीवन बचा लिया। मैं अकेला नहीं था माँ जी, सौभाग्य से मैं अपने एक दोस्त की कार में था। हम किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। अपने दोस्त से मैंने कहा कि हम इस जख्मी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसने मेरा कहा मान लिया। तभी ये संभव हो सका। धन्यवाद उसका करना चाहिए कि गाड़ी उसकी थी। इसके बाद उस लड़के ने माँ से अनुमति ली और चला गया। जाते हुए कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं भाई की खैरियत लूँगा। माँ ने पर्स से कार्ड निकाल कर उसे दे दिया जिस पर पापा का नंबर लिखा हुआ था। मैं उसे खुद थैंक्स करना चाहती थी मगर उसने मौका नहीं दिया। उससे बात न करने का अफसोस मेरे दिल को तड़पाने लगा। बाद में उसने पापा को कॉल करके भाई की खैरियत ली और कई बार भैया को देखने अस्पताल भी आया। भैया ठीक हो गए तो डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी। इस दौरान मेरे भाई की दोस्ती अनाथ के साथ हो गई थी। तभी मेरे पापा ने उसे घर पर बुला लिया। हमने उसकी काफ़ी आवभगत की तो वो शर्मिंदा सा हो गया। जब वो जाने लगा तो मेरे पापा ने कुछ पैसे लिफाफे में रख कर गिफ्ट के रूप में उसे देना चाहे, मगर उसने न सिर्फ पैसे लेने से मना कर दिया बल्कि पापा की ये हरकत उसे बुरी लगी। उसने कहा, मैंने इंसानियत के नाते अपना कर्तव्य निभाया था। मैं अपना पुण्य बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं गरीब ज़रूर हूँ बल्कि जन्म से अनाथ हो गया था, इसलिए अपना नाम अनाथ पसंद कर लिया। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। तुम तो बुरा मान रहे हो बेटा। मैं तुम्हें अपने बेटे के साहिर की जगह समझता हूँ। तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है जिसका कोई मूल्य नहीं। ये कहकर पापा ने उसे मना लिया बल्कि वादा ले लिया कि वो दोबारा भी हमारे घर आएगा। मुझे भी उसे पैसे देने की बात अच्छी नहीं लगी थी। मैंने माँ से कहा, पापा ने किसी की अच्छाई की कीमत लगाई है, जबकि सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। वो अच्छे काम अपने लिए करते हैं, किसी फायदे के लिए नहीं। माँ ने मुझे समझाया कि तुम्हारे पापा ने अच्छी नीयत से अच्छाई का बदला देने की कोशिश की। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी। रुपया भी जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। तुम्हारे पापा ने बुरा नहीं किया, बस गरीब लोग इमोशनल हो जाते हैं तो सच्चाई को भी एक्सेप्ट करने से बचने लगते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर इस लड़के के पास कोई जॉब नहीं है तो क्यों ना तुम्हारे पापा इसे फैक्ट्री में जॉब दे दें। इस तरह इसकी पैसों की मुश्किल भी दूर हो जाएगी और एहसान भी अदा हो जाएगा। रात को जब पापा आए, माँ ने दोपहर वाली बात छेड़ दी। पापा ने कहा, मैडम, मैं तो उसकी परीक्षा ले रहा था जिसने अपना नाम अनाथ रखा हुआ है। वाकई वो एक बेघर और स्वाभिमानी इंसान है। ऐसे लड़के भरोसेमंद और ईमानदार होते हैं। साहिर से उसकी दोस्ती भी हो गई है। मेरे ख्याल में वो साहिर के साथ अच्छी तरह से काम कर सकेगा। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुई। इस बार वो आया तो पापा ने उससे पूछा कि तुम कहीं काम करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ, उसने जवाब दिया। कितनी एजुकेशन ली है? अनाथ आश्रम वालों ने हाई स्कूल तक पढ़ा दिया था। आगे खुद मेहनत मजदूरी करके ग्रेजुएशन किया और अच्छे नंबरों से पास हुआ था। पहले भी कहीं काम किया है? हाँ, छोटी मोटी नौकरियां करता रहा हूँ लेकिन कोई अच्छी नौकरी अभी तक नहीं मिली। आप तो जानते हैं, जिसकी पीठ पर किसी का हाथ ना हो उसे अच्छी जॉब किस्मत से ही मिलती है। अनाथ, एक तो तुम अपना नाम बदलो, दूसरा तुम मेरी ऑफ़र पर गंभीरता से सोचो। मुझे अपनी फैक्ट्री में एक अच्छे मैनेजर की ज़रूरत है। तुम चाहो तो मेरे पास काम कर सकते हो। अनाथ ने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और डेली मेरे पापा के ऑफिस जाने लगा और जो ड्यूटी पापा ने उसके ज़िम्मे लगाई उसे खुशी खुशी से निभाने लगा। पापा ने खुश होकर उसे और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां सौंप दी। वो अब निश्चिंत होकर बिजनेस को बढ़ाने के लिए विदेश जा सकते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें साहिर से ज़्यादा सूझबूझ वाला साथी मिल गया था। वो अब साहिर को भी अपने साथ फ़ौरन ले जाते। कहते, अब मेरे दो बेटे हैं। अगर मेरा एक बेटा मेरे साथ बाहर होता है तो दूसरा बेटा फैक्ट्री संभालता है। एक दिन अनाथ घर आया तो उसने पापा की गाड़ी गैराज में खड़ी की और जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटे, तुम निशा को इसकी सहेली के घर तक छोड़ दो, ये अकेली नहीं जा सकती। मैं तैयार ही बैठी थी, उसके साथ चल पड़ी। वो रास्ते भर चुप रहा। मैंने ही बात शुरू की, आपने कभी हमें अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया। उसने कहा, मेरे घर वाले हैं ही कितने, मेरी माँ मर चुकी हैं, पिता भी मुझे पाल नहीं सकते थे, उन्होंने अनाथ आश्रम में डाल दिया। तब मैं 5 साल का था। वो मिलने आते थे और कभी कुछ पैसे और कपड़े दे जाते थे। वो मजदूरी करते थे। बाद में उन्होंने शादी कर ली मगर मुझे वापस लेकर नहीं गए।
उनका कहना था कि तुम यहाँ ठीक हो, सौतेली माँ ऊपर के कामकाज पर लगा देगी तो सुकून से पढ़ाई ना कर सकोगे। हाई स्कूल के बाद वार्डन की परमिशन लेकर मैं पिताजी के पास आ गया। मेहनत मजदूरी में उनका हाथ बटाता और साथ में पढ़ता भी। इस तरह ग्रेजुएशन कर लिया और छोटी मोटी नौकरियां करता रहा। कभी जॉब होती, कभी छूट जाती, बस ऐसे ही दिन बीतते रहे। पिताजी का देहांत हो गया तो सौतेली माँ अपने मायके चली गई। अब अकेला रहता हूँ। बस इतनी सी है मेरी ज़िंदगी की कहानी। मेरी आदत है कि अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। आज तुमने पूछा है तो बता दिया है। मैंने कहा फिर आपका नाम ये अनाथ नहीं होगा। आपके पिताजी ने कोई और नाम रखा होगा, उन्होंने मेरा नाम वंश रखा था, मगर अपने जीते जी अनाथ कर दिया तो मैंने अनाथ नाम रख लिया। मुझे यही पसंद है। और नामों से भला क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं, नाम का बड़ा महत्व होता है। इसी बीच मेरी सहेली का घर आ गया और मैं उतर कर उसके घर चली गई। वो घर पहुंचा तो माँ ने उसे रोक लिया। बोली, निशा बेटी को वापस भी तुम्ही को लाना है, उसके बाद घर चले जाना। जब मैंने माँ को फ़ोन किया कि गाड़ी भेज दे तो आधे घंटे बाद अनाज गाड़ी लेकर आ गया। वापसी पर उसने इतनी सीरियस शक्ल बनाई हुई थी कि मेरे उससे बात करने की हिम्मत ना हुई। शायद उससे मुझे लाने ले जाने वाली ये ड्यूटी पसंद ना आई थी। पर कोई कब तक चुप रह सकता है। तभी मैंने वो सवाल कर दिया जो काफ़ी लंबे समय से मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। वंश, सच बताइए कि आप वही हैं जो एक दिन 3 लड़कों से हमारी खातिर बस में भिड़े थे। वो कहने लगा, ये जो आप किस्सा बताती हैं मैं वो नहीं था, वो कोई और दूसरा होगा, शायद मेरा कोई हमशक्ल। एक दिन रचना हमारे घर आई, उसी समय वंश भी आया हुआ था। रचना ने उसे हेलो किया और बोली, अनाथ जी क्या हाल है आपका। इतने में माँ आ गई, हैरत से पूछने लगी, अरे तुम कब से इसे जानती हो। तब उसने बात बनाई कि आंटी निशा से जिक्र सुना था अनाथ जी का, जब इन्होंने साहिर भाई को जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया था। वंश ने ये बातें सुनी अनसुनी कर दी और फाइल लेकर चला गया। रचना अपने बर्थडे का कार्ड देने आई थी। कहने लगी, मैं उसे भी बुलाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस बात की परमिशन दे देंगे। वो तो परमिशन दे देंगे, लेकिन ये मेरा इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट भी तो करे। मैंने कहा, रचना तुम इसे कार्ड दे दो, एक्सेप्ट कर लेगा तो मुझे तुम्हारे घर लाने के बहाने आ जाएगा। ठीक है। उसने एक इनविटेशन कार्ड उसके नाम का लिख दिया। अगले दिन शाम 5 बजे मुझे जाना था। पापा और भैया बिजनेस के लिए कनाडा गए हुए थे। अब मुझे रचना की बर्थडे पार्टी में ले जाने की ड्यूटी उसकी थी। रचना ने बहुत कम लोगों को बुलाया था। वंश को देखकर वो खुश हो गई। पार्टी खत्म हो गई तो गाड़ी तक छोड़ने आई और उसी टाइम वंश से मुझको लेकर कोई बात छेड़ने वाली बात कह दी। वापसी में वंश ने मुझसे कहा, क्या तुमने कोई ऐसी वैसी बात अपनी सहेली से कही है जो वो इस तरह की बातें कर रही थी। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कह दो, अपने और मेरे बारे में किसी और से कोई ऐसी वैसी बात ना करना, तुम्हारे पापा की इज्जत खराब होगी। ये मौका अच्छा था, सो मैंने साफ साफ कह दिया कि वंश, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात मैंने एक सांस में कह दी। उसने जवाब दिया, अगर तुमने ये बात मुझे पहले कह दी होती तो मैं तुम्हारे घर तक, तुम्हारे पापा की जॉब तक, तुम्हारे भाई की दोस्ती तक और इतनी दूर तक ना आता और शायद पहले दिन ही चला जाता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। अब भी एक दोस्त के दिए हुए फ्लैट में रहता हूँ। निशा मैडम, तो मेरी बात समझो। मैं जब बेरोजगार हो जाता हूँ तो उधार लेकर गुजारा करता हूँ, मकान का किराया उधार लेकर अदा करता हूँ। ऐसे आदमी को क्या शादी करनी चाहिए? वो कैसे पत्नी की इच्छाएं पूरी करेगा? बच्चे हो जाएं तो कैसे उन्हें पालेगा? अनाथ के सामने ये बातें बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने कहा, सबसे पहले तो तुम अपने पर से अनाथ का लेबल हटाओ। तुम्हारा नाम वंश है, अनाथ नहीं। नाम का इंसान पर बहुत गहरा असर होता है। दूसरी बात, अगर तुम कर्जदार हो, तुम्हारे हालात अभी उधार चुकता करने जैसे नहीं हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चेक साइन कर देती हूँ, इससे तुम्हारा उधार चुकता हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे। देखो निशा, तुम मुझे और मेरी मजबूरियों को मत आजमाओ, इनको मेरे पास ही रहने दो। मैं शादी इसलिए भी नहीं करूँगा कि मुझे उधार चुकता करना है, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से नहीं, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से। और देखो, मैं गरीब ही नहीं, एक शरीफ आदमी भी हूँ। मैं तुम्हारे पापा का नौकर हूँ, लूटमार करने नहीं आया। उसकी बातें सुनकर मेरे आंसू निकल आए कि इतना ईमानदार आदमी है जिसके हाथों में मेरे पापा का करोड़ों का बिजनेस है, उसने आज तक अपने हालात का जिक्र नहीं किया। इतने में घर आ गया। वंश ने गाड़ी गिराज में खड़ी की और चला गया। मैंने हिम्मत करके माँ को उसके बारे में बता दिया। माँ बोली, तुम्हारे पापा वापस आ जाएं तो मैं उन्हें सब बता दूंगी, वो उसका उधार अदा कर देंगे तो वो परेशानियों से आज़ाद हो जाएगा। पापा कनाडा से आ गए तो मौका देखकर माँ ने बात छेड़ दी, निशा अब शादी के लायक है, इसकी चिंता करनी चाहिए।
पापा ने जवाब दिया, कोई ईमानदार पढ़ा लिखा अच्छा लड़का मिले तो शादी का सोचें। लड़का तो मौजूद है, अनाथ होकर पला बड़ा ज़रूर है, मगर नेक, ईमानदार और पढ़ा लिखा है। अच्छी शक्ल सूरत है, उसकी ईमानदारी को भी आपने आजमा लिया है। कोई आगे पीछे नहीं है, उसे घर जमाई बना लीजिए, हमारी बेटी हमारे पास रहेगी। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस एक अच्छा जमाई चाहिए। तुम ठीक कहती हो, सच कहूँ तो मेरे दिल में भी यही बात है, वो एक ईमानदार लड़का है। वैसे तुम पहले अपनी बेटी से पूछ लो, क्या वो उसके साथ शादी करने पर तैयार हो जाएगी। अगले दिन वंश आया तो मैंने उसे बताया कि माँ पापा तुम्हारे साथ मेरी शादी का सोच रहे हैं। उसने जवाब नहीं दिया। निशा, इंसान जो सोचता है वो होता नहीं। शायद अगले पल में हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। इस बात से मैं डर गई। जिद करके मैंने उसे काफ़ी पैसों का चेक दिया कि वो उधार का बोझ उतार सके, और कसम दी कि इस चेक के बारे में किसी को ना बताए। वंश मेरी जिद के आगे हार मानकर उसने चेक ले लिया और कहा, ये उधार है तुम्हारा। वादा करो कि जब लौटाने के काबिल हो जाऊं तो तुम ये पैसे वापस ले लोगी। मैंने वादा किया कि हाँ, वापस ले लूँगी। 1 महीने बाद मेरे पापा ने घर पर फिर से शादी की बात छेड़ी। मैंने वंश को बताया कि वो तुम्हारी शादी और मेरी शादी की बात करने वाले हैं। बताओ क्या जवाब दोगे। वो परेशान हो गया, और जब पापा ने फैक्ट्री के हेड मैनेजर से जिक्र किया कि वो वंश को दामाद बनाने का इरादा रखते हैं, तब उसे मेरी बात का यकीन हो गया। तभी उसने मैनेजर के हाथ रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दिया और गायब हो गया। पापा ने माँ से कहा कि जो भी बात थी, अनाथ को नौकरी छोड़ने की क्या कोई वजह तो बतानी चाहिए थी और हमसे मिलकर जाना चाहिए था। अचानक गायब हो जाने की क्या बात है। ज़रूर बात कुछ और है। ये लड़का इतना भी सीधा नहीं जैसा नज़र आता था। खैर, भगवान इंसान के लिए अच्छा ही करता है। अब तुम अनाथ या वंश जो भी है उसे भूल जाओ। इसके बाद उनके एक दोस्त के ज़रिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया और उन्होंने मेरी शादी आदित्य से कर दी। आदित्य पढ़े लिखे और खुशहाल थे। इससे भी बढ़कर वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत सुख दिया, मगर दिल में एक चुभन थी कि एक काश वंश ना मिलता। वैसे तो हमारे बीच ना तो कुछ गलत था और ना प्यार मोहब्बत का कोई खेल खेला गया था, मगर वो मेरे दिल को भाया था। मैं प्रार्थना करती थी कि काश एक बार वो कहीं नज़र आ जाए, पता तो चले किस हाल में है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। शायद मेरे दिल से उसकी याद का कांटा निकालना था, वरना ये उम्र भर मुझे तकलीफ देता रहता। एक दिन मैं अपने पति के साथ मार्केट गई थी। अचानक मेरी नज़र एक इंसान पर पड़ी। वो एक स्टॉल पर खड़ा था, उसके साथ एक औरत जो कि उसकी वाइफ थी, और 4 बच्चे थे। वो बच्चों को शॉपिंग करा रहा था। उसने मुझे देखा तो नज़रें नीची कर ली। मैंने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और कहा कि घर चलिए, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। शुक्र करती हूँ कि वंश ने ज़्यादा लंबा खेल नहीं खेला, वरना मैं तो उसके प्यार में गिरफ्तार होने को भी तैयार थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर